हेलो नमस्कार दोस्तों, पहचान एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे, भारतीय संविधान की कुछ क्लासेज हमने ले ली थी और आज हम जो क्लास लेने जा रहे हैं वो क्लास है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में, यानी आपकी भारतीय संविधान की जो संविधान सभा है, संविधान बनाने वाली संविधान सभा है, उस संविधान सभा के बारे में आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो भारत में कैबिनेट मिशन आया था जुलाई 1946 में। अंग्रेजों की वजह क्या थी कि उन्होंने कैबिनेट मिशन भारत में संविधान निर्माण के लिए भेजा। तो इसकी वजह कहीं ना कहीं बहुत सारे कारण भी रहे हैं। इसके पीछे एक मुख्य कारण एक तो ये था कि जब द्वितीय वर्ल्ड वार चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, तो वो कंडीशन उसमें क्या है, जो बड़ी बड़ी महापावर आपस में टकराव में थी। तो वहां क्या है, ब्रिटिश को भी जिस पावर के साथ में थी ब्रिटिश, वहां पर भी उसको हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस कुछ खराब हो गई थी, कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि अब ब्रिटिश को भी या जो क्राउन शासन है उसको भी ये चीज समझ में आ गई थी कि अब हम भारत पर ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकते हैं। तो ऐसी कुछ स्थितियां बनी। इसके अलावा भारत में भी पुरजोर विरोध हो रहा था, कई सारे क्षेत्रों से, छोटे छोटे क्षेत्रों से आवाज उठनी शुरू हो गई थी। तो इस तरह से क्या है कि मामला थोड़ा पेचीदा लग रहा था कि अब भारत पे शासन करना मुश्किल हो गया है। तो इस तरह की कंडीशन बनने लग गई थी। इन सब बातों के दौर को जब ये चलता रहा, तो जब जुलाई 1946 में ब्रिटिश जो क्राउन है उसने यहां पर एक कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 3 मिशन में 3 सदस्यीय एक टीम भेजी। वो टीम थी भारत में भारतीय संविधान निर्माण करने के लिए भेजी गई टीम। ठीक है, तो जुलाई 1946 में भारत में भारतीय संविधान सभा का गठन करने के लिए कैबिनेट मिशन योजना के तहत एक टीम भेजी गई थी। उस टीम में 3 सदस्य थे। कितने सदस्य? 3 सदस्य थे। और उन तीनों सदस्यों का नाम है क्रिप्स, लॉरेंस एंड थर्ड है अलेक्जेंडर। ये नहीं पूछा जाता है, बट अगर पूछ भी लिया जाए एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। ऐसा हम कह भी नहीं सकते कि यह 100% यही आएगा, क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि आजकल एग्जाम और कंपटीशन काफी टफ लेवल का हो चुका है। तो इस वजह से हमें क्या है कि सारी बातों को याद रखना चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट है और जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी हमें एक बार हमारी नजर में आने चाहिए। ठीक, तो दोस्तों अब बात कर रहे हैं जो हम हमारे संविधान सभा का मेन काम क्या था, किस तरीके से इसका गठन हुआ, चुनाव कैसे हुआ, इन सब बातों पर बात करेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के तहत यह कहा गया कि प्रति 10 लाख लोगों पर, भारत की जनसंख्या उस टाइम पर 40 करोड़ आकी जा रही थी, और कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार प्रति 10 लाख पर एक सीट निर्धारित की गई थी। संविधान सभा का आप चुनाव करना पड़ेगा ना भैया, क्योंकि संविधान सभा का चुनाव इसलिए करना पड़ेगा सर जी, क्यों? क्योंकि आप एक इतने बड़े राष्ट्र का संविधान का निर्माण करने जा रहे हो, तो उस देश में कहीं पर भी उसका विरोध किया जा सकता है अगर एक तरफा आपने संविधान बना दिया। तो इस वजह से क्या है, जो अलग अलग एरियाज हैं वहां से एक प्रतिनिधि का एक नियम बना दिया गया कि प्रति 10 लाख की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनकर आएगा जो संविधान सभा में शामिल होगा और अपना योगदान देगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे भारतीय संविधान की सभा के गठन के लिए प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि की शर्त रखी गई थी, संख्या निश्चित कर दी गई थी। इसके लिए अलावा मैं आपको बता देता हूं, मोतीलाल नेहरू की पार्टी स्वराज पार्टी ने 1924 में पहले भी इस बात को कहा था। उन्होंने इस चीज की सिफारिश पहले भी कर दी थी। भारत के लिए संविधान निर्माण की जो बात है, इसकी सिफारिश सबसे पहले स्वराज पार्टी ने 1924 में कर दी थी। ये हमें याद हो जाना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि यहां से भी कई बार क्वेश्चंस बन चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आ गया होगा समझ में। 389 जो कैंडिडेटों की सीट निश्चित की गई थी, उसमें से 292 कैंडिडेट जो हमारे सामान्य बहुल क्षेत्र से आने थे, +4 यानी 296 टोटल कैंडिडेट थे जिनका निर्वाचन किया जाना था, या जो कि हमारे ब्रिटिश प्रांत वाले भारत से, पूरे ऑल ओवर इंडिया से, वहां से 296 कैंडिडेट को निर्वाचित करना था संविधान सभा के लिए। और जो पूरी टोटल सीटें थी 389 थी। बची हुई जो सीटें हैं 73 सीटें, वो 73 सीटें देशी रियासतों के लिए रिजर्व कर दी गई थी, और वहां से देशी रियासतों से मनोनीत सदस्यों को मतलब चुना जाना था।
तो हम इस बात को कह सकते हैं कि 389 सदस्यों में से 292 सदस्य प्लस 4 सदस्य निर्वाचित सदस्य थे जो कि अंग्रेज ब्रिटिश भारत से आने वाले थे। इसके अलावा जो 73 सदस्य हैं वो आने वाले थे देसी रियासतों से मनोनीत होकर के। अब बात हो गई कि मैंने जो एक बार तो बोला है आपको 296 और एक बार बोला है मैंने आपको 292 प्लस 4, तो ये इसका भी एक वजह है क्योंकि 292 का मतलब है 292 सीटें तो वो सीटें हैं जो निश्चित की गई हैं ब्रिटिश प्रांत के लिए या ब्रिटिश भारत के लिए, जहां से 292 सदस्य निर्वाचित होकर आने हैं। बात करें हम 4 की, तो 4 का क्या मामला है? 4 का मामला है ये 4 वो क्षेत्र थे जो कि चीफ कमिश्नरी एरियाज में आते थे। किस क्षेत्र में? चीफ कमिश्नरी एरियाज में आते थे। तो वहां से कितने सदस्य निर्वाचित होने थे? 4 सदस्य निर्वाचित होने थे। और ये 4 जो चीफ कमिश्नरी एरियाज हैं इन्हें भी याद रखना क्योंकि एक अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। इसे याद रखने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है, वैसे ट्रिक भी नहीं है क्योंकि इनके नाम, इनका जो फर्स्ट लेटर है नाम का वो ये ABCD से के हिसाब से कॉम्बिनेशन बैठता है, इस वजह से ये ट्रिक बन गई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि A से अजमेर और B से बलूचिस्तान और C से कुर्ग और D से आपके हैं दिल्ली। ठीक है, तो A से अजमेर, B से बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, तो ये 4 चीफ कमिश्नरी एरियाज हैं जो कि हमारे 296 प्रतिनिधियों की सीटों पर शामिल हैं। इसके अलावा 93 सदस्य कौन से थे? जो देसी रियासतों से आने वाले थे, यानी जिनका मनोनयन किया जाने वाला था। निर्वाचन होगा 296 सीटों पर और मनोनयन होगा वो कितने पर? 93 सीटों पर मनोनयन किया जाना था। ये 93 है, 73 नहीं है, यहां ना बोर्ड पे गलत लिखा हुआ है, ये 93 है। कुल सीटें 389 निश्चित की गई थी। जुलाई 1946 में इसके लिए चुनाव करवाए गए थे, ये भी तारीख याद रखना। और उसमें 292 प्लस 4 ये सीटें इस तरह से निर्वाचित होना था जो कि ब्रिटिश प्रांत क्षेत्र से प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। और 93 था वो देसी रियासतों से एक कैंडिडेट चुना जाएगा। तो ये चीजें ये निर्धारित की गई, इनका निर्धारण किया गया इस प्रकार से। 4 जो आपके चीफ कमिश्नरी एरियाज हैं वहां से 4 सीटें निर्वाचित होकर आनी थी, 4 सदस्य निर्वाचित होकर आने थे। तो ये तो था जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत चुनाव के लिए, संविधान सभा के लिए चुनाव करवाने के लिए सीटों का निर्धारण, कि कैसे कैसे सीटों का निर्धारण किया गया। देखिए समझना बात को कि प्रति 10 लाख 40 करोड़ की जनसंख्या है और प्रति 10 लाख पे आपको एक सदस्य उठाना है। ठीक है, अब 389 संख्याएं निर्धारित की गई है, उसमें से 292 एक अलग और एक प्लस 4 करके है। 4 वो सीटें हैं या 4 वो सदस्य हैं जो कि हमारे ABCD से निर्वाचित होकर आने हैं। और जो ब्रिटिश भारत या ब्रिटिश प्रांत से जहां से निर्वाचित होकर सदस्य आने वाले थे उनकी टोटल संख्या कितनी मानी जाएगी? 292। या स्पेशली पूछे कि जो चीफ कमिश्नरी एरियाज है वहां से कितने सदस्यों की सीट निर्धारित की गई है, तो वो आ जाएगा आपके पास 4। इसके अलावा देसी रियासतों के लिए 93 और जो ब्रिटिश प्रांत से जो सदस्य आने वाले थे उनका निर्वाचन होगा और जो देसी रियासतों से चुने जाएंगे वो चुने ही जाएंगे, यानी उनका मनोनयन किया जाएगा, वहां उनके लिए कोई चुनाव नहीं होगा। अब आ गया होगा समझ में? आगे चलते हैं। जब जुलाई 1946 को चुनाव आयोजित हुए, तो चुनाव आयोजित हुए उसमें कांग्रेस को मिली 208 सीटें। कितनी सीटें मिली? 208 सीटें। मुस्लिम लीग को मिली 73 सीटें और 15 सीटें थी जो अन्य स्वतंत्र निर्दलीय कह सकते हो आप, अन्य जो प्रतिनिधि थे उन प्रतिनिधियों को मिली कितनी? यानी 15 सदस्य अन्य पार्टी से बन के आए और जो कि निर्दलीय तौर पर थे, और मुस्लिम लीग से 73 सदस्य और कांग्रेस से 208 सदस्य निर्वाचित होकर के आए 389 में से। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। ये ब्रिटिश भारत की बात है और इसके अलावा जो देसी रियासतें हैं वहां से क्या है? मनोनयन होना था 93 सीटों पर। ठीक है, वहां से 93 तो मनोनीत सदस्य आए थे और यहां से आए थे आपके
ब्रिटिश प्रांत वाले 296 296, ठीक है, 296 सदस्य। अब दोस्तों आगे बात करते हैं। अब आपके क्या है कि जो सीट है उसका निर्वाचन हो चुका है संविधान सभा का। संविधान सभा में आपके 208 सदस्य कांग्रेस के हैं, 13 आपके मुस्लिम लीग के हैं और 15 सदस्य हैं जो अदर हैं, निर्दलीय हैं। आगे बात करते हैं। तो 9 दिसंबर को चुनाव के बाद में 1946 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई। ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, कई एग्जाम में आ चुका है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई और ये की गई थी आपके नई दिल्ली में स्थित है एक जो एक विशाल आकार का है, यानी सॉरी बहुत बड़ा है, एक पुस्तकालय है, काउंसिल चैम्बर है, पुस्तकालय में ये पहली बैठक आयोजित की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो भारतीय संविधान की पहली बैठक नई दिल्ली को, और वहां दिल्ली में स्थित एक पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में पहली बैठक 1946 में 9 दिसंबर को आयोजित की गई थी। तो पहली बैठक जब हुई तो पहली बैठक में इस बैठक का बहिष्कार कर दिया मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने कहा कि भाई इस बैठक में हमारे आने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया, इसका विरोध किया, और मुस्लिम लीग ने देशी रियासतों के कुछ हिस्सों को अपनी तरफ भी मिला लिया। ठीक है, अब पहली बैठक हो गई नई दिल्ली में, और फिर यहां पहली बैठक के दौरान ही सबसे बढ़िया बात, इस बैठक में जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि सबसे बुजुर्ग थे, सबसे एक्सपीरियंसधारी थे, सबसे बढ़िया आदमी थे, सबसे बोलचाल व्यवहार भी अच्छा था, नॉलेज भी था इनको, तो ठीक है, तो इसीलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। क्योंकि अभी वर्तमान में 9 दिसंबर को अभी अध्यक्ष के लिए चुनाव नहीं किया गया था, और यह निर्धारण नहीं किया गया था कि अध्यक्ष आखिरकार किसको बनाया जाए। ठीक है, इसीलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को काम चलाने के लिए एक कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में बिठा दिया गया। कौन थे वो व्यक्ति? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनके बारे में एक क्वेश्चन और बनता है कि संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे? तो संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्लियर हो गया होगा यहां तक? अब 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हो चुकी थी। फिर 13 दिसंबर को पांचवा पॉइंट देखते हैं। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। सॉरी, 13 दिसंबर कहां, पहले 11 दिसंबर की बात कर लेते हैं भाई। यहां 9 दिसंबर को पहली बैठक हो गई, फिर 11 दिसंबर को क्या होता है कि 11 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदा सिन्हा को अध्यक्ष पद से हटा दिया जाता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है अध्यक्ष पद के लिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पद के लिए। तो अस्थायी तौर पर तो ये रहे थे, ठीक है, और स्थायी कौन रहे? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत काबिलियत इंसान में थी इसमें, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी में काफी काबिलियत थी उस टाइम पीरियड पर, इन्होंने काफी योगदान भी दिया था, तो इस वजह से इनको एक उपयुक्त मानते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया 11 दिसंबर 1946 को। ये डेट इतने मायने नहीं रखती है, बट फिर चलते हैं हम आगे। 13 दिसंबर 1946 13 दिसंबर 1946 को हमारे देश के चाचा नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर दिया, या उद्देशिका पेश कर दी। तो उद्देश्य जो प्रस्ताव है वो पेश किया गया था संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर दिया गया, और जो कि एक प्रस्तावना का आधार भी कहलाता है। इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर भारतीय संविधान में प्रस्तावना का निर्माण किया गया है। उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन फिर यहां पर डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस चीज का विरोध किया और कहा
कि भैया अभी थोड़े दिन के लिए ठहरो, क्योंकि मुस्लिम लीग हमारे साथ में शामिल नहीं हो रही है, तो ये बड़े हमारे दुर्भाग्य की बात हो जाएगी, क्योंकि एक इतना बड़ा देश है, वो भी एक सेकंड नंबर का समुदाय है। तो इस सिचुएशन में मुस्लिम लीग में भी वहां से लोगों ने उनको वोट दिए हैं, वहां से वो निर्वाचित होकर आए हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनका भी आना, हमारी संविधान सभा में की बैठक में शामिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए एक बार उनको आ जाने दो और उसके बाद में उद्देश्य प्रस्ताव भी शामिल कर लेंगे। तो इसी वजह से यहां क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव हुआ था 22 जनवरी 1946 को जाकर के पारित हुआ। सॉरी 1946, 47 दिसंबर के बाद में 47 ही आएगा ना, तो 22 जनवरी 1947 को जाकर के आपका उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया गया संविधान सभा के द्वारा। टाइम क्यों लगा, क्योंकि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी ने इस चीज को रोक दिया था मुस्लिम लीग की नाराजगी के चलते हुए। ठीक है, यह भी करना अच्छा था। अब बात करते हैं आगे ही कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स के ऊपर। मैं यहां से मिटा देता हूं। अब उसके बाद में 22 जनवरी 1947 को आपका उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया गया और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जिस व्यक्ति की अभी हम बात ही कर रहे थे, जिस महान व्यक्ति की हम बात कर रहे थे, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, ये वो व्यक्ति है जो कि उस टाइम पीरियड में शूद्रों के हालात ठीक नहीं थे, भेदभाव, ऊंच जाति, निम्न जाति, और इसके अलावा बहुत सारी प्रताड़नाएं, बहुत सारी कुरीतियां, बहुत सारे अंधविश्वास, इन्हीं के बीच में ये एक ऐसे वर्ग से बैकग्राउंड रखते हैं जिस वर्ग में इनके साथ में हमेशा, उसी पूरे ही वर्ग के साथ में हमेशा उनको मतलब प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती थी। और बड़ा दुर्भाग्य था इन लोगों का भी कि इन्हें बहुत दुख दर्द झेलने पड़े थे। और ऐसी सिचुएशन में से इतने ऐसे समाज से, ऐसे दबे कुचले समाज से निकल करके एक व्यक्ति जिसने इतने लेवल पर पहचान बना ली कि उसे संविधान सभा में सम्मिलित किया गया था, ठीक है ना। तो ये डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी थे, वो व्यक्ति थे जो जिनको संविधान सभा में या संविधान में जिनकी कमी महसूस हुई और जिन्हें आखिरकार संविधान सभा में संविधान निर्माण के लिए न्योता दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि इनकी उपलब्धियां ही इतनी महान थी, इन उपलब्धियों के चलते ही इन्हें यह मौका मिला। जबकि इनके पूरे जो महार जाति से ये बिलोंग करते हैं या फिर जो दलित वर्ग है उससे बिलोंग करते हैं, तो वहां की कंडीशन इतनी खराब थी उस टाइम पीरियड में, बहुत ज्यादा। तो वहां से किसी व्यक्ति का इतना सक्सेस होना एक बड़े ही कठिन परिश्रम की बात है, बड़े ही कठिन संघर्ष की, बड़े संघर्ष की बात है कि इन्होंने कितना संघर्ष किया होगा उस टाइम पर पे। तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बारे में जान लेते हैं। इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को। इसके अलावा इन्हें भारतीय संविधान का जननी भी कहा जाता है। और जननी एकमात्र व्यक्ति ने अपने खुद के आत्मीय विचार के आधार पर इन्हें कहा था, जिस व्यक्ति का नाम था के.वी. राव। तो इस व्यक्ति ने कहा कि जो ये आदमी है बी.आर. अंबेडकर, इसे जनक कहना ही इनका सम्मान नहीं होगा, इन्हें जननी भी कहना उचित रहेगा। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हम पूरे भारत का संविधान बना रहे हैं, भारत माता का संविधान बना रहे हैं, तो उस भारत माता का संविधान बनाने वाले को जननी कहना भी एक उपयुक्त शब्द रहेगा। इसी वजह से उन्होंने जनक के साथ साथ में जननी शब्द भी कहा है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि यार जनक तो है लेकिन जननी है कौन है भैया? तो जनक और जननी दोनों ही, यानी माता पिता, आपके संविधान के माता पिता कौन है? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर हैं, जनक और जननी। लेकिन याद रखना है कि जननी किसने कहा? के.वी. राव जी ने इन्हें जननी का उपाधि दी थी। आगे बात करते हैं कि बी.आर. अंबेडकर संविधान सभा में एक व्यक्ति थे, बी.एन. राव, जो कि संविधान सभा के सदस्य तो नहीं हैं ये, लेकिन एक जाने माने अच्छे महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं जिनको बहुत लोग जानते थे उस टाइम पीरियड में। काफी अच्छी शख्सियत थी बी.एन. राव। ये बी.एन. राव पैसे वाले भी थे, थोड़े अच्छे घर से भी थे, थोड़े राजघराने के थे।
तो ठीक है ना। तो उसमें क्या हुआ कि जब डॉक्टर बी आर अंबेडकर को संविधान सभा के लिए जब जिस टाइम पे चुनाव हुए थे ना, तो उस टाइम पर भी बी आर अंबेडकर संविधान सभा के लिए चुनाव इन्होंने मुंबई से पहली बार लड़े थे। इसमें भी कंफ्यूजन होता है डॉक्टर बी आर अंबेडकर के चुनाव को लेकर के, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले बी आर अंबेडकर ने मुंबई से चुनाव लड़ा था, मुंबई से चुनाव लड़ा था, लेकिन मुंबई से ये क्या हो गए थे, हार गए थे। मुंबई से हार गए। मुंबई से हारने के बाद में मुस्लिम लीग के सपोर्ट के साथ में इन्होंने पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ा। तो पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ा, सॉरी पूर्वी बंगाल से चुनाव लड़ा, पूर्वी बंगाल से चुनाव लड़ा, वहां से ये मुस्लिम लीग के सपोर्ट की वजह से जीत कर आए। और फिर उसके बाद में जैसे भारत का जब विभाजन हो गया पाकिस्तान में और बांग्लादेश में, तो जो भारत का हिस्सा है बांग्लादेश में तो बाद में जाके विभाजन हुआ है, आपको ध्यान है पाकिस्तान में ही विभाजन हुआ पहले, लेकिन वो जो क्षेत्र था जो आज के बांग्लादेश में चला गया, कौन सा क्षेत्र, जहां से ये जीत कर आए थे, पूर्वी बंगाल से। तो पूर्वी बंगाल का वह क्षेत्र वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ता है और उस टाइम पे पाकिस्तान के रूप में इसका विभाजन हुआ था, लेकिन ये क्या है, बांग्लादेश में पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान का भी विभाजन फिर बांग्लादेश में हो गया था। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान इस तरह से विभाजन था, लेकिन जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश के रूप में सामने आया और पूर्वी बांग्लादेश में पश्चिम जो पूर्वी आपका बंगाल है ये शामिल हो गया था। तो इस वजह से डॉक्टर बी आर अंबेडकर की सीट भी जा चुकी थी, उनका प्रतिनिधित्व भी चला गया था। अब भैया बहुत बड़ी टेंशन हो गई जो जाने माने व्यक्ति थे बी एन राव जी को कि यार संविधान के अंदर इतने महान व्यक्ति का संविधान सभा में होना बहुत जरूरी है। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, डॉक्टर बी एन राव ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से कहा कि भैया कैसे भी करके आपको तैयार करना है और संविधान सभा के लिए डॉक्टर बी आर अंबेडकर को शामिल करना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से इन्होंने कहा, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या किया कि एक व्यक्ति हैं बीजी खेर, तो इन्होंने क्या है बीजी खेर से कहा, और जो बीजी खेर हैं वो उस टाइम पर मुंबई प्रांत के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। एक एरिया का प्रधानमंत्री था, एक एरिया का जाना माना व्यक्ति और एक प्रधानमंत्री। तो बीजी खेर उस एरिया के प्रधानमंत्री थे, जिनसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह बात बोली थी कि यार भैया ऐसे ऐसे समस्या है, ऐसे ऐसे परेशानी चल रही है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर को कैसे भी करके संविधान सभा में हमें सम्मिलित करना है। और फिर बीजी खेर ने एक व्यक्ति है जो कि उस एरिया से, मुंबई के एरिया से निर्वाचित होकर आए थे संविधान सभा में, उनका नाम है एम आर जयंकर या एम जयंकर भी याद रख सकते हैं। तो एम जयकर को इन्होंने बीजी खेर ने इस्तीफा देने के लिए कहा और इनका इस्तीफा लिया गया फिर, और इनका इस्तीफा लेने के बाद में इनकी सीट पर बिठाया गया किनको, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी को इनकी सीट पर बिठाया गया डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी को। यानी ये पूरी कहानी इस तरह की है कि बी एन राव ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीजी खेर से, और बीजी खेर ने एम जयंकर को उनके पद से हटाया और इस चीज के लिए मनाया, और मना करके फिर वहां से निर्वाचित सदस्य के रूप में डॉक्टर बी आर अंबेडकर को बिठा दिया, और इस तरह से डॉक्टर बी आर अंबेडकर फाइनली संविधान सभा में शामिल हो गए। अब बी एन राव ऐसा व्यक्ति था जो कि संविधान सभा में निःशुल्क काम कर रहा था, कोई पेमेंट नहीं ले रहा था, ये तो निःशुल्क काम कर रहे थे। और इन्होंने क्या है कि एक संविधान के लिए एक प्रारूप तैयार किया और इस प्रारूप को वेरीफाई करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर पांडुलेखन कमेटी भी कह देते हैं, ये बहुत अच्छा नाम है, पांडुलेखन समिति या फिर प्रारूप समिति।
तो BN राव के द्वारा जो संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था, तो उस पर एक डिस्कशन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसे बोलते हैं प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर पांडुलेखन समिति। और इस प्रारूप समिति में अध्यक्ष के तौर पर बनाया गया डॉक्टर BR अम्बेडकर को। इसको किसको अध्यक्ष बनाया गया? डॉक्टर BR अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। और इस प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य शामिल किए गए थे। और ये 7 सदस्य शामिल जो किए गए थे वो इसलिए शामिल किए गए थे प्रारूप तैयार करने के लिए नहीं। प्रारूप तो BN राव ने तैयार किया, लेकिन उस प्रारूप के ऊपर डिस्कशन, उसकी जांच पड़ताल करना, उसके लिए ये जो प्रारूप समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रारूप समिति थी। इस तरह से कुल मिलाकर के हमारे भारतीय संविधान में संविधान सभा ने 7 समितियों का गठन किया था। उस 7 समिति में से प्रारूप समिति से ज्यादा पूछा जाता है और डॉक्टर अंबेडकर को ही लेकर के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आ गया होगा आपको समझ में। आगे चलते हैं, क्या रहा माजरा आगे का। ठीक है, आगे क्या था कि प्रारूप समिति तैयार कर ली गई। अब प्रारूप समिति तैयार करने के बाद में 7 सदस्यों वाली टीम थी। कुल अधिवेशन की बात करते हैं कि संविधान सभा की जो बैठकें हैं, कुल बैठकें कितनी आयोजित की गई। तो कुल अधिवेशन यहां से भी क्वेश्चन बनकर आता है, 11 + 1 लिखेंगे इसको। और जो ये 1 है ये 24 जनवरी 1950 को लास्ट में आयोजित की गई थी। यानी 11 बैठकें पहले आयोजित की जा चुकी थी और 24वीं जो बैठक 12वीं जो बैठक है वो 24 जनवरी 1950 को आयोजित की गई थी। और कुल मिलाकर के कितनी बैठकें हुई थी? संविधान सभा ने कुल मिलाकर के 12 बैठकें की थी। और इस प्रकार 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा के सभी सदस्यों ने मिलकर के आंशिक रूप से कुल मिलाकर के जो 15 अनुच्छेद हैं उन्हें लागू कर दिया। 15 अनुच्छेद हैं और 15 + 1 लिखेंगे। इस 1 में इन सभी अनुच्छेदों की सूची लिखी गई है, इस वजह से मैंने 1 लिखा है। यानी कुल मिलाकर के इन्होंने 16 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 में ही लागू कर दिया था। तो ऐसा पूछा भी जा सकता है, इसलिए ये याद रखना है। बाद में जाकर के 394 अनुच्छेद पूरी तरीके से लागू किए गए। 394 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि 395 में वह जो है उस 95 में उस एक है उस एक के अंदर ही ये 15 शामिल हैं। समझ गए? तो इसमें कुल मिलाकर के उस टाइम पर 395 अनुच्छेद बनाए गए थे। टोटल करके 395 अनुच्छेद। कितने? 395। और वर्तमान में कितने हो गए हैं? 475 पहुंच गए हैं वर्तमान में। ठीक है, अब 26 नवंबर को एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित तो कर दिया गया है। और जो अन्य अनुच्छेद थे इन्हें लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इस तरह से जाकर के हमारे संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया। ठीक है, और इस संविधान को बनाने के साथ में इस संविधान में कुल 284 लोगों के हस्ताक्षर हैं। कितने लोगों के हस्ताक्षर हैं? कुल 284 लोगों के हस्ताक्षर हैं। इसके अलावा 2 व्यक्ति और थे। एक तो थे नंदलाल बोस और एक थे आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये एक ही व्यक्ति का नाम है, इतना बड़ा। अब संविधान जब बनकर तैयार हो गया तो सभी ने कहा कि इसे अब एकीकृत ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से एक बुक के माध्यम से इसे लिखा जाना चाहिए और इसे कैलीग्राफी के अंदर बढ़िया ढंग से सजाकर रखना है। तो सजाकर रखने के लिए इसके ऊपर इसको कैसे लिखा जाए, इतना लिखने वाला कौन आदमी मिलेगा जो इतना लिख देगा। ठीक है ना, तो इसमें उन्होंने
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसके लिए कई बार खोजबीन शुरू कर दी कि कौन सा ऐसा आदमी मिलेगा जो ये इस काम को पूरा कर सके, लेखन के काम को, और जो कैलीग्राफी जानता हो। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा एकमात्र वो व्यक्ति तो जो थे जो कि उस टाइम परेड पर काफी फेमस चल रहे थे अपनी कैलियोग्राफी को लेकर के। तो उनकी कैलियोग्राफी की वजह से ये फेमस थे। तो इनसे जाकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिले और इन्होंने कहा कि भाई संविधान के लिए आपको संविधान लिखना है, बताओ कितने रुपए लोगे। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने कहा कि मुझे तो सर जी कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो एक डिमांड के तौर पर सिर्फ इतना चाहिए कि संविधान की जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिखा जाएगा उसके प्रत्येक पेज पर हमारा नाम लिखा जाना चाहिए। इसका इन व्यक्ति का प्रत्येक पेज पर नाम लिखा जाना चाहिए, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का, ठीक है। और लास्ट के पेज पर हमारे दादाजी का नाम भी लिखा जाना चाहिए। तो इन्होंने ये शर्त रखी पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने। वो राजी भी हो गए कि यार क्या जा रहा है, एक आदमी इतना बड़ा काम करेगा, इतने दिन तैयार करेगा इसको, है ना, इतनी मेहनत करेगा, तो उसमें क्या जा रहा है, उस व्यक्ति का नाम भी लिख देंगे। तो इस तरीके से उन्होंने इस बात के लिए राजी हो गए और हर पेज पर फिर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम लिखा गया और लास्ट पेज पर उनके दादाजी का नाम लिखा गया था। भारतीय संविधान एक रनिंग इटैलिक स्टाइल, कौन सी स्टाइल में लिखा गया है? भारतीय संविधान रनिंग इटैलिक स्टाइल में लिखा गया है, ये याद रखना। हस्तलिखित संविधान है, हाथों से लिखा गया था। कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? इंग्लिश में लिखा गया था। जब कैलियोग्राफी की गई थी तो वो तो इंग्लिश में ही की गई थी, ये याद रखना है, ठीक है। कर्स्यू राइटिंग लिखी गई थी उस टाइम पे, किसमें? कर्स्यू में लिखा गया था। इसके अलावा कुछ अलग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं जो हमें याद होने चाहिए, मैं आपको बता देता हूं। भारतीय संविधान को तैयार होने में लगभग लगा टाइम, जो बता देता हूं आपको, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा। भारतीय संविधान की ऊपर संविधान सभा में कुल 114 दिन तक बहस चली थी। कितने दिन तक? 114 दिन तक। और इसके अलावा 63, 96, 114 दिन तक तो बहस चली थी, और इसके अलावा 63, 96, 729 रुपए, 63,96,729 रुपए क्या किया गया था? खर्चा किया गया था व्यय। तो ये याद रखना है कि भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा और कुल मिलाकर 114 दिन तक बहस चली और इस पर कुल व्यय हुआ 63,96,729 रुपए का। जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस टाइम पर 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। कितने? 395 अनुच्छेद, और अनुसूचियां थी 8 अनुसूचियां। वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं? वर्तमान में कितने भाग हैं? 22 हैं, 475 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। 4 अनुसूचियां और बढ़ा दी गई हैं अमेंडमेंट करके, ठीक है ना। तो ये था प्रारूप जो उस टाइम पे रहा था। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी हैं जो जहां डेट्स भी पूछी जा सकती हैं। तो 24 जुलाई 1947 को 24 जुलाई 1947 को एक इंपॉर्टेंट डेट है जहां पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तो ये पूछा जा सकता है कि भारत में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 24 जुलाई 1947 को भारत में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया और फिर 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया गया। इनके बारे में भी क्वेश्चन अक्सर रेलवे वगैरह में यूपीएससी लेवल तक भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये याद रखना है आपको, जो है
पूरी चीजें हो चुकी हैं। मैंने एक एक बातें जो बच रही थी वो सारी बातें आपको खोजबीन करके पूरी तरीके से तैयार करके आपको बता दी हैं। तो दोस्तों पढ़ते रहिए और नहीं समझ में आए तो मिलते हैं नेक्स्ट